आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज एंड द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज एंड सो। आज हम फर्स्ट यूनिट के टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of a point charge is the amount of work done in bringing the various charges to their respective position from infinitely large mutual separation without acceleration। कि किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के नज़दीक लेके आएंगे तो जितना वर्क हम करेंगे वो वर्क उस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर है इसलिए वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी है। सेकंड प्रॉपर्टी, its unit is same as the unit of work or energy, and we know that the energy or work have the unit is joule. Sometimes we can also write the unit of work or energy is electrovolt, or we know that 1 electron volt is equal to 1.6. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. So sometimes we can also write that the unit of potential energy is electrovolt. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। जनरली द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने चार्ज को किस जगह पर दर्शाया है और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज की कितनी अमाउंट में एनर्जी होगी स्टोर किसी भी सिस्टम के पास। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि अगर there are the two charges, potential energy of two charges, कि अगर सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज हों तो कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1। अब एक चार्ज है जो इन्फिनिटी के ऊपर है Q2। हमने वर्क डन करके हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके और उस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज जो है उसको फोर्स लगा के और वर्क डन करके हमने इस चार्ज से डिस्टेंस r पर उस चार्ज को छोड़ दिया। Q2 चार्ज इन्फिनिटी से एट पोजीशन r फ्रॉम द चार्ज Q1। अब हमने जो कार्य किया, हमने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन स्टोर हो गया किस रूप में? एनर्जी के रूप में। अब वो जो एनर्जी है वो किसके पास होगी? चार्ज Q2 के पास या चार्ज Q1 के पास? अब चार्ज Q1 के पास होगी या Q2 के पास होगी, वो कैसे समझ सकते हैं हम? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, कि स्प्रिंग लगाया है, स्प्रिंग को यहाँ से हमने फिक्स कर दिया और ये जो स्प्रिंग है वो इतनी लेंथ का है। अब हमने उस स्प्रिंग को ऐसे फोर्स किया और फोर्स करने के बाद यहाँ तक ले आए। अब अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ता हूं तो स्प्रिंग कैसे मूव करेगा? इस दिशा में मूव करेगा। अब मैं इस पॉइंट को ना छोड़ के
इस पॉइंट को छोड़ देता हूं तो स्प्रिंग कहाँ मूव करेगा, इस दिशा में मूव करेगा। इसका मतलब है कि जो टोटल जो एनर्जी है वो ना तो Q1 के पास है ना वो Q2 के पास है, वो पूरे सिस्टम के पास है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि वो एनर्जी है कितनी। इसके लिए मान लेंगे कि 8 डिस्टेंस x force applied by the charge Q1 on Q2 is equal to force on charge Q2 due to Q1 is equal to, apply Coulomb's law, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by 8 distance x is x square. Therefore, now we displaced by this force in small amount dx. Therefore, small amount of work done to displaced at distance dx is equal to dw equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by x square into dx. It is the amount of work done at a small distance. Now, amount of work done from infinity to r distance is the total work done. Therefore, total work done is equal to integration of 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 बटे x square into dx from infinity to r. We can solve it. 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant term. Q1 and Q2 is also constant, and integration of x की power minus 2 dx infinity to r. Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught, we can solve is x की power minus 1 divided by minus 1 infinity to r, and put this value q1 q2 divide by 1 upon 4 pi epsilon naught जीरो और r की पुट वैल्यू करेंगे तो 1 upon r. We have work done is equal to, next page. Now we have work done dw is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught into 1 upon r. This is the amount of work done to moving a charge from infinity to r distance, and this work done is equal to potential energy. Therefore, the potential energy of a system is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon naught into r. This is the electrostatic potential energy stored of a system of two charged particles. Potential energy, this work done, this is the potential energy of two charged particle. Of a system. Electrostatic potential energy of the two charged particle of the system. Now, if there are
three charged particles in a system, what is the amount of total electrostatic potential energy? Suppose here is the charge Q1 and here we can move a charge Q2 from infinity to at this distance from Q1 is here is Q2 and distance between the Q1 and Q2 is R12. Now another charge is also moved from infinity to at this position. Then there are the two forces are applied from Q1 and from Q2. Therefore, distance between the charge Q1 to Q3 is R13 and distance between the charge Q2 to Q3 is QR23. Now we find out the total amount of electrostatic potential energy of this system. In this system there are the three charged particles. We know that the energy of two charged particles we find out Q1 Q2 upon 4 pi epsilon into R. Now there are different potential energy from Q1 to Q2, from Q1 to Q3 and from Q2 to Q3. We can write the total potential energy of three charged particle is to be total energy from Q1 to Q2, Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught into distance between Q1 to Q2 is R12. Same pulse plus from Q1 to Q3, Q1 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R13 plus from Q2 to Q3, Q2 Q3 divided by 4 pi epsilon naught R23. We can also solve this. Here 1 upon 4 pi epsilon naught is a common factor. 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R12 plus Q1 Q3 divided by R13 and plus Q2 Q3 divided by R23 is the total electrostatic potential energy of three charged particle system. Total electropotential energy of a system of three charges is given by this equation. This is the total electrostatic potential energy of the system of three charges. Now जिस प्रकार हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस निकाले, जिस प्रकार हमने थ्री चार्जेस की निकाली, इस प्रकार कितने भी चार्जेस हों सिस्टम में हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर Q2 की बजाय अगर Q4 भी हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे मैं सिर्फ डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको एंड आप इसके बाद इसकी डेरिवेशन खुद कर सकते हो। जैसे चार्ज Q1 इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को लेके आए, हम लिख सकते हैं 4 चार्जेस इन ए सिस्टम। अगर 4 चार्ज हो Q1 Q2
Q3, Q4. Distance Q1 to Q2, Q1 to Q3, Q3 to Q4, Q2 to Q4, Q1 to Q4. Therefore, there are different forces Q1 to Q2, Q1 to Q3 and Q2 to Q3. We can find out total potential energy of this system by this equation, this equation, and you can solve it. Then total electrostatic potential energy of this system of 4 charges is U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is the common factor, and Q1 to Q2 is R12, Q1 to Q3 is R13, Q1 to Q4 is R14, and distance between Q2 to Q3 is R23, distance between Q2 to Q4 is R23, and Q2 to Q4 is R34. And we can write here the total potential energy is Q1, Q2 is R12 plus Q1 to Q2, Q1 to Q3 is Q1, Q3 divided by R13 plus Q1 to Q4, Q1, Q4 divided by R14 plus Q2 to Q3, Q2, Q3 divided by R23 plus Q2 to Q4, Q2, Q4 divided by R24 plus Q3 to Q4, Q3, Q4 divided by R34. This is the total potential energy of a system of 4 charges. इस प्रकार हम n number of charges भी निकाल सकते हैं. Now, in the next lecture, we are studying about the electrostatic potential energy of the system in an external electric field.